नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अवैध मदरसों पर योगी सरकार के एक्शन से मौलाना मदनी को इतनी टेंशन क्यों हो रही है कि वो खुलेआम सरकार को धमकी देने पर उतर आए हैं। योगी सरकार अवैध मदरसों को चिन्हित कर बुलडोजर एक्शन कर उन्हें ध्वस्त कर रही है। मौलाना महमूद मदनी विरोध में जिंदगी और मौत की जंग की बातचीत कर रहे हैं। सवाल ये मरने मारने वाली बात क्यों? सवाल ये भी कि जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बीच में असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को धो रहे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे, मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, ऐसे वक्त पर सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाला बयान देकर मौलाना मदनी आखिरकार साबित क्या करना चाहते हैं? क्या वो उन्हें ओवैसी से सीख नहीं लेनी चाहिए? सवाल यह भी कि मौलाना मदनी का आगे का प्लान क्या है? दरअसल यूपी में योगी सरकार नेपाल से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। इन अवैध अतिक्रमण में मदरसे और कुछ मस्जिदें भी शामिल हैं। प्रशासन जांच कर, नोटिस भेजकर जो भी कानूनी प्रावधान है उनका पालन कर एक्शन ले रही है। फिर इससे मौलाना मदनी को आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों है कि वो सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे, कह रहे कि लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। इतना ही नहीं, बात बात पर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले मदनी अदालतों पर ही सवाल उठा रहे, कह रहे भरोसा ही नहीं है, बेईमानी हो रही है। सवाल यह है कि जीने मरने की धमकी देकर मौलाना साहब की मंशा क्या है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के, बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। न गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। अंजाम में हमारी मौत आएगी, लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ, अभी हुआ है ज्ञानवापी का। यूपी में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा। अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। खासतौर पर नेपाल की सीमा से सटे एक अवैध मदरसे को चिन्हित कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें यूपी के गोंडा की है, जहां गोंडा जिले के बबनजोत विकासखंड में सरकारी खलिहान की भूमि पर 25 सालों से बने मदरसा अहले सुन्नत को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। प्रशासन का बुलडोजर गर्जा और चंद मिनटों में 25 साल से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया नया मदरसा जमींदोज हो गया। सिर्फ गोंडा ही नहीं, बहराइच से लेकर सूबे के दूसरे जिलों में भी अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है। अवैध मदरसों पर एक्शन से बढ़ के जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी लोगों को भड़काने का काम कर रहे। मदनी आरोप लगा रहे हैं कि मदरसों को बंद करके सरकार दुश्मनी पर उतर आई है। सरकार को खुली धमकी देते हुए महमूद मदनी जिंदगी और मौत की बात कर रहे हैं। जब नीयत ही खराब होगी और गलत करने का फैसला कर लेंगे कि हमें जो सही है उनको भी बंद करना है। सही के लिए क्या है? नंबर 1, अपनी जाती जमीन में हो, सरकारी जमीन में ना हो, या घपले की जमीन ना हो, कोई इख्तलाफ वाली। नंबर 2, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो या बनाने के बाद मंजूरी ले ली गई हो, जो भी उसका जुर्माना रुमाना भरना हो भर के। नंबर 2, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो। नंबर 3, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के, बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मदनी इतने गुस्से में है कि मरने मारने की बात कर रहे, गुलामी की बात कर रहे और भरे मंच से धमका रहे कि हमारी मौत से कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि सिलसिले को जिंदा रखेगी। और एक बात और याद रखिएगा, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। न गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह। हर चीज मंजूर है।
हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी, लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। मौलाना महमूद मदनी यही नहीं रुके। मदनी ने बाबरी को फिर से याद किया, ज्ञानवापी का जिक्र किया और सीधे सीधे देश की अदालतों पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट और अदालत में हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको मायूस नहीं करना चाहता। अदालतें भी आदमी चलाते हैं और अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ, अभी हुआ है ज्ञानवापी का। हम कैसे भूल सकते हैं इसको? नहीं भूल सकते। अब सवाल है, मौलाना महमूद मदनी को अगर अदालतों पर ही भरोसा नहीं तो फिर हर बात पर कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर अदालतों पर भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा? सवाल मौलाना मदनी के बयान की टाइमिंग को लेकर भी है, जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। अच्छा होता मौलाना मदनी असदुद्दीन ओवैसी से ही थोड़ा सीख लेते। ओवैसी देश ही नहीं विदेश पे जाकर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ रहे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे वक्त में मदनी सरकार को खुली धमकी देकर मरने मारने, जिंदगी और मौत की बात पर भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि योगी सरकार अवैध मदरसों पर एक्शन ले रही है, तो फिर मदनी को इससे परेशानी किया। सबसे बड़ा सवाल, सरकार अदालतों पर सवाल उठाएंगे तो मौलाना किस पर भरोसा करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। मुतहर्रिक होइए, फ़आल होइए, फिक्रमंद बन जाइए। तो भाई सवाल यह है कि चीख चीख कर कहते हैं कि इस देश में संविधान का सम्मान है, तो संविधान का सम्मान ऐसे है क्या कि अदालतों पर भरोसा नहीं है, बेईमानी हो रही है, जिंदगी मौत की बात है, बीच का कोई रास्ता कबूल नहीं होगा? ये संविधान के सम्मान की बात करने वाला शख्स ऐसी बातें कह सकता है? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, तारिक अहमद लारी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, सपा को सपोर्ट करते हैं, तलहा रश्दी है स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तलहा रश्दी, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई या तो संविधान के सम्मान की बात कर लीजिए और या तो फिर कहिए कि जिंदगी और मौत की जंग की बात है, बीच का कोई रास्ता कबूल नहीं। ऑप्शन क्या चुनेंगे? तलहा रश्दी, आवाज आ रही है आपको? जी राकेश जी, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है, बताइए। अरे गुड इवनिंग। मैं पूछ रहा हूं कि या तो संविधान के सम्मान की बात कर लीजिए और या तो कहिए कि जिंदगी और मौत के जंग की बात है, बीच का कोई रास्ता कबूल नहीं है। तो सवाल क्या है इसमें आपका? संविधान का सम्मान कौन नहीं कर रहा? संविधान की लड़ाई तो इस देश का मुसलमान ही तो आज की तारीख में लड़ रहा है। क्यों बाकी लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं संविधान का? आपने देखा 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ? संविधान बदलने की बात कौन लोग कर रहे थे? जो सत्ता में थे उनके लोग, जो उनके चहेते हैं, जो उनका पैतृक संगठन है, उसके लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। किसने और संविधान के लिए संघर्ष करना, संविधान को बचाने के लिए देश का मुसलमान, देश का पिछड़ा। आप कोट करिए तलहा रश्दी, किसने कहा था कि संविधान बदल देंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान, अरे नाम लीजिए ना, नाम लीजिए। शिवम है यहाँ पर, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, आप नाम लीजिए ना। आरएसएस के लोगों का आप तो, अरे नाम लीजिए भाई। आप इतने ज्ञानी पत्रकार हैं। नहीं, मेरे ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। आपको नहीं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मेरे ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। जानते हैं किसने नाम लिया? नाम लीजिए ना, डर लगता है क्या नाम लेने में? मैं नाम क्यों लूं? नाम लीजिए। नाम लूं? डर लग रहा है तलहा रश्दी को नाम लेने में, या फिर आपकी मनगढ़ंत कहानियां एक्सपोज हो रही हैं, इस बात का डर है? जी नहीं, आपके मनोहर कहानियां जितने भोले आप बन रहे हैं, आप उतने भोले नहीं। अरे मैंने मनगढ़ंत कहानियां कही, मनोहर कहानियां नहीं कही। आप मनोहर कहानियां पढ़कर आए, इसलिए आपके कान में मनोहर कहानियां सुनाई दे रही हैं। मैंने मनगढ़ंत शब्द का इस्तेमाल किया था तलहा रश्दी। आज आप संविधान मनोहर कहानियां दिन रात पढ़ते रहेंगे तो यही हाल होगा, हर जगह आपको मनोहर कहानी नजर आएगी। कहिए राकेश जी, आपका दिल खुद चाहता है संविधान बदलना, आप अपने दिल पे हाथ रखकर कह दीजिए कि आप संविधान नहीं बदलना चाहते, आप इस देश के संविधान पे भरोसा है, मजाक करने आए हैं। नहीं चाहते। इस देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता है कि संविधान बदल जाए। बताइए इस देश और संविधान कब बदला गया था ये भी इतिहास में दर्ज है। मैं तलहा रश्दी, सुनिए तलहा रश्दी, ऐसी हल्की बातें करेंगे, ऐसी हल्की बातें करेंगे तो बार बार आप साबित करेंगे कि मनोहर कहानियां पढ़कर आए, जो आपने अपने मन से कह दिया। मैंने कहा कि मैं आप मनगढ़ंत कहानियां, मैं आपको खींचकर मुद्दे पर लाता हूं। सुनिए, मदनी कह रहे हैं, मदनी कह रहे हैं जिंदगी मौत की जंग की बात है, बीच का कोई रास्ता कबूल नहीं। तो संविधान का सम्मान करने वाला आदमी ये कैसे कहेगा?
संविधान का सम्मान, जब आप देखिए, संविधान का सम्मान हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वही उसी संविधान इस बात की इजाजत भी देता है कि जब किसी नागरिक पे, उसके अस्तित्व पे, किसी समाज के उसके अस्तित्व पे, उसकी पहचान पे, उसके रहने खाने, कैसे मुसलमान खाना खाएगा यह आप तय करना चाहते हैं। मुसलमान किस स्कूल में पढ़ेगा आप तय करना चाहते हैं। किस प्रकार की खाने पर कहाँ चले गए भाई? चाहते हैं खाने पर कहाँ चले गए? किसने कहा कि अरे आपको खाना हाथ से खाना है, हाथ से खाइए, पैर से मनो, पैर से उठा कर खा लीजिए भाई। आप तय करोगे, आपको जैसे मनो, लेट कर मनो, खड़े होकर मनो, घूमते फिरते मनो, खाइए। कौन मना कर रहा है कि मत खाइए? आप बताइए ना, आपको क्या दिक्कत है? संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है कि संविधान नहीं, क्या कहता है कि अदालतों पर भरोसा नहीं करेंगे? क्या कहता है आर्टिकल 15 कि अदालतों पर भरोसा नहीं करेंगे? क्या कहता है आर्टिकल 15 कि जिंदगी मौत के जंग की बातचीत करेंगे? संविधान के इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े ज्ञानी, आर्टिकल 15 क्या कहता है? अरे मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ ये छोड़ दीजिए तलहा रज़दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संविधान ये इजाजत देता है कि मंच पर खड़े होकर जिंदगी मौत के जंग की बातचीत आप करेंगे? ये संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं, बताइए। चैलेंज कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जिंदगी मौत के जंग की बातचीत करता है? जिंदगी मौत की जंग की क्या बात होगी? आप शब्द पकड़ेंगे, शब्द वो कहना क्या चाहते थे? तो मत बोला करें ना मेरे सामने। मैंने कहा ना कि जब तो बोल दीजिए गलती बोल दिया। अरे बोल दीजिए, मदनी ने गलती बोल दिया, जुबान फिसल गई, बात कर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बोल दीजिए, गलत शब्द बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, और एक शब्द गलत नहीं बोला है। चलिए आऊंगा तलहा रज़दी, आऊंगा। तो आप उससे कहिएगा संविधान बचा रहे हैं आप। अरे सुनिए ना, रुक जाइए, एक नाम तो शिवम त्यागी। अरे रुकिए, तलहा रज़दी हो गया भाई, हो गया तलहा रज़दी, हो गया। हो क्यों गया? सच कड़वा लग रहा है आपको? क्या सच कड़वा लग रहा है? नाम लीजिए ना, शिवम त्यागी। एक आदमी का ये कह रहे, बीजेपी के लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने कह दिया, मैंने कहा कि नाम बता दो भाई, किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? ये नाम नहीं ले पा रहे हैं। अरे आरएसएस के नेताओं ने कहा, तो नाम लीजिए ना, टेक द नेम मिस्टर रज़दी। कितना आसान है, मुझसे क्यों नाम पूछना चाहते हैं? डर लगता है क्या? उनका नाम लेकर चलिए, शिवम त्यागी बहुत डरा रखा है भाई आप लोगों ने। ना तो बीजेपी के नेता का नाम ले पा रहे, ना आरएसएस के किसी का नाम ले पा रहे। तलहा रज़दी, राकेश जी, तलहा रज़दी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर जाना चाहूंगा। 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है, ये मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2024 मार्च की बात है। 2024 अप्रैल में ही इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए यह कहा था कि इससे करोड़ों बच्चों की शिक्षा का नुकसान हो सकता है। 2025 में 2 से 3 मदरसे जो है, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार ने जब बंद किए, तो उस पर भी मदनी का यही बयान था कि ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अवैध मदरसे थे बाय द वे वो। और अभी उत्तर प्रदेश में अब जो कार्रवाई हो रही है, ये भी अवैध मदरसों पर ही हो रही है। तो पहली बात जो आप ये बोल रहे हैं कि जो है मदरसों पे ऑर्डर के बावजूद भी मदरसे जो है बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं। अवैध मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। प्लीज बीच में चींची नहीं करना है। तो अवैध प्लीज बीच में नहीं चिल्ला चिल्ली करना भाई। जब सवाल पूछे जा रहे थे तब एक जवाब नहीं दिया गया, अब बीच में जंप करते रहना। चुप रहिए जरा प्लीज। तो पहली बात, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अवैध मदरसों को सील करने को लेकर कोई भी रूलिंग नहीं दी गई है। एनसीपीसीआर की जुरिस्डिक्शन में, एनसीपीसीआर के चीजों पर ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसमें अगर आपके एजुकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो माफ कीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, ये संवैधानिक देश है, यहां पर संवैधानिक तरीके से चीजें चलती हैं। ये आप खत्म करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि संविधान खत्म करके आपके मदरसे चलाए जाए? नहीं चलाए जाएंगे। जो भी अवैध मदरसा है वो बंद होकर रहेगा। अब आप कुछ भी चिल्लाते रहिए, प्लीज आप इनको रोकिए। तलहा रज़दी सुनिए ना, यही दिक्कत है सर। आप कहेंगे नियम मानेंगे, डिबेट का एक नियम तो आपसे माना नहीं जा रहा है। आप संविधान के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, तो डिबेट का एक नियम होता है कि काउंटर करेंगे तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाएंगे। बार बार नहीं बोला जाता है तलहा रज़दी। हाँ, ऐसे ही लगा लीजिए। अगर आपकी जुबान नहीं बंद हो रही तो उंगली लगा कर रहिए, लेकिन बेहतर करके रहिए, चुप होकर रहिए, सुनिए। काउंटर हो तो एक लाइन करिए। डरा रहे हैं आप? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको डिबेट का नियम बता रहा हूं सर। ये डराने की बात नहीं हो रही है, सबके लिए लागू होगा। शिवम भी काउंटर करेंगे तो एक लाइन काउंटर, 2 लाइन काउंटर करके चुप होंगे। थैंक यू शिवम। तो पहली चीज यह है कि इस देश में कोई भी ऐसा असंवैधानिक मदरसों को, अस्वीकृति प्राप्त मदरसों को बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है। मदनी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ और मुसलमानों को भड़काने के लिए बोल रहे हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि मौत की जिंदगी की लड़ाई होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। पहली चीज, इस देश के लोगों को भड़काना बंद करो। इस देश में
जितने भी शिक्षा संस्थान हैं वो कहीं से भी आते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, किसी भी शिक्षा बोर्ड से ताल्लुक रखते हों, उसे कोई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अवैध शिक्षा देने वाले सारे मदरसे बंद होंगे, उस पर कोई रूलिंग नहीं है। इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले अभी विदेश में जो पिछले दिनों देते थे, हमें तो लगा था कि चलो जो भड़काऊ देते थे वो सुधर गए, अब ये नई जमात खड़ी हो गई है। मैं मानता हूं कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, जो कार्रवाई है कानून सम्मत है, तर्क सम्मत है और होती रहेगी। ठीक है, नहीं वो तो जो विदेश में है उनसे मदनी अगर सीख लेते अरे सर, तो इस समय तो शायद बोलते नहीं तलवार रखिए, रुक जाइए, अभी 3 मेहमान और वेट कर रहे हैं। अरे रुक जाइए, काउंटर कर लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अकेले आपके लिए डिबेट थोड़ी नहीं है। अब रिजवी साहब, अवैध मदरसों पर एक्शन है, फिर गुलाम बनने का डर दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं जिंदगी मौत की बातचीत है, तो ये भड़काने के दायरे में आता है कि नहीं आता है? राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये कि योगी सरकार का टारगेट 2027 है और इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि रोजगार कितना दिया है, नहीं बता पा रहे हैं कि स्कूल कितने खोले, बंद करवाए प्राइमरी स्कूल इन्होंने, ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का विकास किस सतह पर किया है। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मदरसा, हिंदू मुस्लिम इसमें उलझाना चाहते हैं। और जहां तक अभी मॉब लिंचिंग हुई अलीगढ़ में, आप बताइए, रेप हो रहे हैं वहां यूपी में, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम मदरसा का जिक्र कर देंगे, मदरसा एक हाथ तोड़ करके हंगामा करवा देंगे तो सब पे जो है वो मिट्टी पड़ जाएगी और हमसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। लेकिन ये होगा नहीं। एक मिनट आपको अगर सवाल पूछना था तो पूछ लेते, कितने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इतनी बेरोजगारी फैल गई, मैं आ रहा हूं, ये बोलते। अरे मैं आ रहा हूं, देखिए नियत देखी जाती है। सुनिए राकेश पांडे जी, नियत अच्छी है, नियत देखी जाती है। क्या किया इस सरकार ने? 27 की बात करें तो आपकी नियत क्या है वो देश जान गया। 8 साल की सरकार ने कौन सा काम किया है बताएं। यहाँ पे बैठे शिवम त्यागी, बताएं। बल्कि नूरा कुश्ती इनकी चल रही है किससे? केंद्र सरकार से। कभी लग रहा है कि अब योगी जी जाएंगे, कभी लग रहा है कि योगी जी ने पलट के हमला किया केंद्र सरकार पे। ये आपसी लड़ाई भी इनकी चल रही है, कोई उसको बात करने के लिए तैयार है? कितने अफसरान के खिलाफ आप अगर किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो बोलिए, मैं लिखवा दूं ब्रैकेट में, मैं बता रहा हूं फलां पार्टी के समर्थक। अरे रुक जाइए ना रेलवी साहब, अरे रुक जाइए, किसी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं लिखवा देता हूं सर। आपसे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर सवाल पूछा था, शिवम का आपने कोट किया था, शिवम एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन्होंने बोला पहली बात तो ये, 2 मिनट मैं तो दे दीजिए। फिर आता हूं साहब, आपने शिवम को नाम नहीं लिया, क्या मतलब? शिवम का नाम लिया तो एक लाइन का जवाब सुन लीजिए, फिर चीज कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया गया है, ये बिल्कुल झूठी बात है। कोई प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। 2024 में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि जिन स्कूलों में 50 से कम ज्यादा बच्चे हैं उनको मर्ज करने का एक प्लान था, जो अभी तक हुआ नहीं हो। तो पहली बात तो ये झूठ। दूसरा, हम क्या कह रहे हैं भाई मदरसों को लेकर? मैं तो कह रहा हूं जो अवैध है वो बंद किए जा रहे हैं, इशू आप बता रहे हो। 1 मिनट, आप मुसलमानों को भड़का कर ये कहना चाहते हो कि नहीं जिंदगी मौत की लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी, वैसी लड़ाई होगी। अरे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए भाई, और जो अवैध में पढ़ रहे हैं मैं तो कहता हूं अवैध से हटकर वो वैध में आए, ताकि बेहतर रहे, उनके भविष्य के लिए भी अच्छा। इसमें क्या नाराजगी है? कहा पीएम मोदी का एजेंडा ये क्रश करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, मदरसे के बच्चों को ये करेंगे, लेकिन योगी मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि चलिए मदरसे में तो आप ये करेंगे, आप बहुत अच्छा कराना चाहते हैं, सब लीगलाइज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन बताइए जो लोग खुल्लम खुल्ला मॉब लिंचिंग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो तलवार लेकर के आ रहे हैं, जो असलहे लेकर के आ रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? अरे मिस्टर रिजवी, हाथ में आप क्यों नहीं दे रहे? मिस्टर रिजवी सुनिए ना, नहीं दे रहे हो रामायण? मिस्टर रिजवी क्यों नहीं दे रहे भाई? हाथ में गीता और रामायण क्यों नहीं कहा जाता है? और इस देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो गई या फिर किसी एक खास धर्म के हिंदुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई, तब जुबान आपकी सिल जाती है। आपको सिर्फ एक धर्म अपना नजर आएगा, इसलिए कि आपको हिंदू मुस्लिम करना है। नहीं ठीक है लारी साहब आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अरे रुकिए भाई, फैज खान, मैंने इनसे कहा, अच्छा दूसरी चाहिए, मैंने इनसे कहा कि आपसे सवाल इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पूछा तो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं। मतलब मैंने वैध अवैध मदरसों पर एक्शन की बातचीत को लेकर कुछ सवाल पूछा और पूछा कि उसके आलोक में ये महमूद मदनी का बयान क्या सही लगता है आपको? तो कह रहे हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, क्या इस्लामिक स्कॉलर पढ़ूं? तो भाई ये बता देते कि किस पार्टी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लिखवा दूं, फला पार्टी के समर्थक इस्लामिक स्कॉलर हटा देता हूं। मैं पढ़ देता हूँ, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ,
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। भारत भूमि का बहुत बड़ा एहसान मुसलमानों पर है कि तमाम फिरके मुसलमानों के भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन एहसान का बदला एहसान फरामोशी से मदनी दे रहे हैं। वो इस भारत भूमि के बारे में कह रहे हैं कि फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा, यानी कि सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। भारत माता के एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दे रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए तो गलत। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके 70 साल केस लड़के ये फैसला आया है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और बताओ, ये अनुच्छेद 15 की बात कर रहे थे ना, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जिनके साथ भेदभाव नहीं होगा। इन लोगों ने अभी तक अपनी महिलाओं तक को बराबर अधिकार नहीं दिया है, लिंग के आधार पर समान अधिकार नहीं दिया है। अभी भी शिया कह रहे हैं सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, सुन्नी कह रहे हैं शिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब तक तो आपने अपने लोगों को ही, अपनी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया है। और फिर मैं बताऊं, समानता के अधिकार की बात करते हो तो यूसीसी को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? और मैं बताऊं, संविधान बदलने की बात मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, आपातकाल में किया था, इसको संविधान बदलना बोल कहा जाता है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान के अंग नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। मदनी ने जो बात कही है भारत के खिलाफ कही है, और भारत का प्रगतिशील मुसलमान ऐसे लोगों को नहीं मानता है। जिन मौलाना ने यह फतवा दिया, राकेश जी एक बात और, कि आतंकवादियों की नमाज जनाजा नहीं होगी और आतंकवादियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, ऐसे मौलाना उमर इलियासी को हम मानते हैं। रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिए, आपने एक बात कही ना कि मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, किसी और सुनिए, रुकिए भाई, अभी लारी साहब के पास जाना है। नमाज जनाजा हो ही नहीं सकती, कैसे? अरे रुकिए ना, बिल्कुल बिल्कुल मानिए, नमाज जनाजा नहीं होगी उनकी। अभी बोलिए, याकूब मेमन को दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान में लेटाया गया है, उसको निकाल कर फेंक दो उसकी कब्र को, वहां से उसकी लाश को क्यों दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान में? मैं आगे फैज खान रुक जाइए। अरे सुनिए, रुक जाइए भाई। रिजवी साहब आपने एक बात कही ना सर, अरे रुकिए भाई, रिजवी साहब आपने एक बात कही कि हमने कुर्बानियां दी हैं, तो इस देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानियां दी हैं, किसी एक धर्म के ही लोगों ने नहीं दी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो ये मत कहिए कि किसी एक ही धर्म के लोगों ने लड़ी है। एक बात मैं आपको दुरुस्त कर दूं, अब लारी साहब के पास जाता हूं, रुक जाइए, क्योंकि आपने पॉलिटिकल बात घुसा दी। तो लारी साहब, ये बार बार 27 की बात, तो ये सब कुछ बयान, कुर्बानी की बात, ये मौत जिंदगी की बातचीत, ये सब कुछ 27 के लिए हो रहा है फिर? राकेश जी, मेरे ख्याल से हम लोग करीब 1000 डिबेट तो साथ कर ही चुके होंगे, और अभी तक आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर्स में से एक हूं। चलिए सर, ठीक कर देते हैं, पहले तो वो करेक्ट कर लीजिए। नहीं, हटाइए भाई, राजनीतिक बात हटाइए, सपा नेता लिखिए। पीसीआर कंफ्यूज हो गया, लुक चेंज हो गया तारिक जी का, मुझे भी एक बार पहचान में नहीं आया। दूसरी बात ये है, इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं। राजनीतिक विश्लेषक हटाइए, सपा नेता लिखिए। बोलिए भाई, सपा नेता मुमताज आलम रिजवी, उनमें भी सपा नेता लिख दीजिए, मैं तो कहता। अरे नहीं, मत ऐसे पर्सनल होइए, ठीक है। लारी साहब बोलिए। और आज दूसरी बात यह है, शिवम भाई इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि गंजा देखा था, बाल आ गए हैं, और कोई बात नहीं है, गंजा अपने आप को रखता था मैं। खैर, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये मछली बाजार बैठाना था, मौलानाओं को बैठाना था, तो शिवम को और मुझको बैठाना बेकार है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, धर्म की बात करने के लिए वो 3 को बैठाइए, वो कुरान को लेकर आपस में लड़ मरे, हमको क्या करना है? अब वो मदनी जैसे लोग हर समय बोलते हैं, अभी मोदी जी उसको करके 2 बार चुमकार दें तो देखिए कैसे नीचे चारों पांव पे चलता चलाएगा। क्या तरीका है ये अपने आप को यही तरीका उस आदमी के लिए। आप अभी नेता, मेरा तो मन कर रहा है राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं। लारी साहब, पांव पे चलेगा, आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे इशारे कर रहे हैं, पता नहीं कहां से सीख के आए हैं भाई, ये बिल्कुल हद ही हो गई है। मतलब मानसिक दिवालियापन की स्थिति हो गई है क्या? लारी साहब, क्या है? वो आदमी ऐसा ही है। एक्सपोज हो गया क्या 27 का एजेंडा? 27 का एजेंडा एक्सपोज हो गया क्या? मोदी जी 2 बार मोदी जी चुमकार दें तो उसकी ये सब बकवासें बंद हो जाएंगी। सत्ता का लालची आदमी है, उसको बेसिकली सरकार को
वैल्यू देने का और कोई कहानी नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आलिमुद्दीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे थे राकेश जी, आप पढ़े लिखे लोगों को रहे थे कि किसने संविधान के खिलाफ कहा था, तमीज तहजीब उसका नाम था लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा। विरोध हो सकता है, इन दो लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। हो सकता है, पर इन दो लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। ये बदतमीज लोगों को बैठकर आप अरे पहले आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी, रुक जाइए लारी साहब आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी। मैं यही तो कह रहा था तलाल रशीद से कि नाम ले लीजिए, लेकिन तलाल रशीद तो आप ही को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए उनको। रुकिए तलाल रशीद, अभी आप लारी साहब को कुछ कह रहे थे, लारी साहब को कुछ कह रहे थे। ये निकला, ये ऐसे लोगों की बातों का ये होता है रिजल्ट। मैं ऐसे लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करता हूँ। अब आप इनको बंद करवाइए, ये पढ़े लिखे लोगों को अपनी डिबेट में बैठाइए। डिबेट का एक स्तर है जो तमीज के अंदर हो, तहजीब बदतमीज लोगों को तालीम के बारे में ये आदमी बैठकर अनाप शराब पकड़ा आपके चैनल पे करेगा। ठीक है, चलिए बदजबानी का इस्तेमाल नहीं हो गया। किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं, किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं। लारी जी बोल रहे थे उनको बोलने दिए। तलाल रशीद आपकी बात आ गई, तलाल रशीद आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। वही तहजीब की दुहाई में दे रहा था जो शायद लारी साहब भूल गए थे। ठीक है, चलिए लारी जी बोलिए। अरे भाई हमारा दाखिली मामला है, हम लड़ेंगे। बहुत तमीज और तहजीब इन लोगों के साथ कर ली मैंने। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ बम छोड़ा करते हैं बैठ कर। देख लीजिए। अरे जबान पे कंट्रोल रखो यार, फिर ये अपनी जबान को संभाल अपने आप को तो समझ लो। तुमको रहनुमा किसने बनाया है? तुम मुसलमान धर्म का रहनुमा हो क्या? तुम क्या मुस्लिम लीडर हो? तुम मुस्लिम लीडर नहीं हो जो तुम हर समय मुसलमानों का लेके बोलते रहते हो। अरे अवैध मस्जिद बनाओगे, अवैध वो बनाओगे, मदरसे बनाओगे तो क्या होगा? कर चुके हैं, बुढ़ापा जो मदरसे टूट गए वो मदरसे अब घर में चल रहे हैं, लोग अपने घरों में पढ़ा रहे हैं। मोहल्ले के 10-12 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, मौलवी जी वहां आके पढ़ा दे रहे हैं। तो तुम्हारे काय चुल मच रही है भाई? क्या शब्द तुम्हारे चुल काय मच रही है? सबके आवाज डाउन करिए, सबके आवाज डाउन संसदीय शब्द, सबके आवाज डाउन करिए। तलाल रशीद प्लीज साइलेंट भाई। और लारी साहब, मैं बार बार कहता हूं सर, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। और अगर आपको भाषा के इस स्तर तक जाना है तो सर पहले बोल दीजिए, मैं पहले हाथ जोड़ लिया करूंगा। तो ऐसे नहीं किया करते हैं। अपनी बात रखिए, थोड़ा सभ्य शब्दों के साथ रखिए। घर में जाकर आपके ये भद्दे इशारे लारी साहब आपके घर वाले देखते होंगे तो क्या कहेंगे आपको? तलाल रशीद, आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए, रुक जाइए। लारी साहब प्लीज, जो सवाल बहुत गंभीरता से पूछा था और मैं 27 की बात करना भी नहीं चाहता था। पॉलिटिकल इसलिए बुलाया क्योंकि बात यूपी की है और बात सरकार के फैसलों की है, इसलिए सरकार का भी आदमी होगा और विपक्ष का भी आदमी होगा। खैर चलिए, आवाज आप करिए। लारी साहब बोल रहे हैं। राकेश भाई, इनको 27-28 गाली बकनी है, जो बकना है बकने दीजिए। ये जो चाहे गाली लग गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 27 क्यों गाली लग गई भाई? 27 गाली है क्या? मदरसे अगर तोड़े जा हार रहे तो गाली होगा। उनको गाली लग रही होगी, मुझे तो गाली लग नहीं रही है। आप ही भड़के, उनको गाली लग रही होगी। आप ही भड़के। 27 का चुनाव तक का चुनाव गाली होती है? यही संविधान को मानते हैं? तो आप ही तो कह रहे हैं, यही संविधान को मान रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान का रहनुमा हूं। बेकार की बातें करते हैं। 27 की गाली है, अपनी उम्र का लिहाज कर ले भाई। छेड़ा था मुमताज रिजवी ने, मैं उसके बहाने 27 पर आ गया। मैं तो 27 की चर्चा भी लाने के मूड में ही नहीं था। अजीब हालत है। आज लगता है शिवम लारी साहब अपने मतलब पता नहीं क्या खा के करा गए। तो एक शब्द है वो लारी साहब के लिए नहीं है, हुड़दंगी। आके डिबेट को ऐसा डिसरप्ट कर दिया कि एंकर से लेकर सब लोग हंस रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस लाइन पे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, इशारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे इन्हीं इशारों को देख के तो लारी जी को पहचान पा रहे हैं उनके घर वाले। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपके घर वाले देखते होंगे, उन्हीं के बाद पता चला होगा अरे ये तो अपना ही है। और दूसरा, समाजवादी और संस्कार ये दोनों अलग चीज है भाई, इनको मिक्स मत किया करो। आप समाजवादी को लाओगे और अच्छा रहने की इच्छा जताओगे तो वो नहीं हो सकता भाई। इनसे आप यही उम्मीद करिए। महाराज शिवम भाई, और सोचिए शिवम भाई, कितने सम्मित पात्रा से कब हूं? भी अपने आप ही रहे। मैं सम्मित पात्रा से कब हूं? मतलब इस देश में कोई सभ्य, मैं महाराज सम्मित पात्रा से कब हूं? सम्मित पात्रा से, मोदी जी से, योगी जी से कम हूं मैं। लारी जी आप हंसिए। अरे मैं जबानी लिहाज से उनका बहुत बच्चा हूं उनका। ये आपके जैसे मैं अभी पैदा हो रहा हूं। समाजवादी में जिंदा है ना, मैं अभी पैदा हो रहा हूं। दूसरी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता। आप खुद ही हरा दोगे अपनी पार्टी को भाई साहब। अच्छी खासी आप चिंता न करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता न करिए। 2 बार पूछ के अंदर अंडा एक बार 2 बार उबलता है। आप
उबल चुके हो भाई, लेकिन एक चीज बताऊं मैं, तारिक जी, आप on a मेरे very- भाई very 2 बार lighter उबल note, चुके हो। अंडा मैं भी एक 10 चीज मिनट बताना उबलता चाहता हूँ है। आपको हाथ जोड़कर। 10 साल होने जा रहे हैं। नहीं, मैं 10 हाथ मिनट जोड़ के एक चीज अंडा बताना उबल चाहता हूँ जाता आपको। है। आपको हाथ जोड़कर एक चीज बताना चाहता हूं, आप इसको बुरा मत अरे मानिएगा और शिवम निजी भाई, तौर अंडा 10 मिनट में पर उबल जाता समाजवादी है। के लिए आप आपका गंजे 10 अच्छे साल हो गए। थे। ये बाल के बाद आपका 10 साल संतुलन इधर उधर है भाई, कंप्लीट बड़ी हो रहा है, मुश्किल मामला चिंता हो ना गया। करिए। खैर मैं पॉइंट पर आता हूं, उसके बाद वो अंडा को तोड़ विषय के बहुत आदमी साफ है। खाएगा जहां ही। तक मामला मदरसों ना के करिए। तोड़ने का है, पब्लिक सील करने खाने के का है, मूड में जितने भी बैठी इस है। देश में हर एक राज्य में, चाहे वो असम हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर एक बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड मदरसे नहीं है तो उनको बंद किया जाना चाहिए, सील किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब उनकी अपनी कोई आधारशिला नहीं है तो उनको क्यों रहने दिया जाए। और अंत में बिल्कुल ठीक बात है, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, मेरे देश के प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री का सपना है। लेकिन ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब वहां पर एक जो संस्थान है वो कम से कम रजिस्टर्ड तो हो। और इसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट की एड्स हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे खासतौर पर गर्ल चाइल्ड को लेकर हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, वो सब तभी मिल सकती है जब संस्थान रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। तो इसलिए इस विषय पर तो राजनीति की आवश्यकता है नहीं। हाँ, एक आदमी की जगह खाली है जो विदेश में है, जो इस तरह की बातें कर रहे थे। मुझे लगता है मदनी जी ने वो जगह ले ली है फिलहाल। रिजवी साहब बोलिए आप जो बोल रहे हैं। मैं एक लाइन और इसमें ऐड करता हूं कि मदनी ये भी कहते हैं कि जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना शिवम पड़ता त्यागी जी, हाँ। शिवम त्यागी जी, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ। एक मिनट, तो सरकार का काम क्या है कि उसको रजिस्टर करवाए। सरकार का काम अगर नहीं है, मान जाइए लीजिए करवाइए। regularized नहीं है, सरकार तो जांच बिठाएगी, काम जो क्या है कि रजिस्टर्ड उसको नहीं होगा। रेगुलर करवाए। संस्था आप अरे खोल के ठीक बैठ जाए, है, सरकार ये गली गली घूम के देखते तोड़ने, चले कि कौन सा खोदने, मदरसा इसके अलावा कोई रजिस्टर्ड काम है, है? फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आप मदरसे खोलकर बैठ जाए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम रजिस्टर कराएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि नियमों का पालन करें, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून के हिसाब से चले। अजीब सा अजीब तर्क है। शिवम एक शॉर्ट फिर मैं तलाक करूं। आप मुझे एक चीज बताइए, बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने माँ बाप जाते हैं या फिर गवर्नमेंट आती है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो? आधार कार्ड, राशन कार्ड करने बच्चे जाते हैं या फिर माँ बाप जाते हैं या फिर सरकार आती है? स्कूल में दाखिला दिलाने माँ बाप जाते हैं या फिर सरकार चल के आती है कि स्कूल में लेके जाओ? टाइम्स जब रजिस्ट्रेशन कभी हुआ होगा तो टाइम्स ने जाकर एप्लीकेशन दी होगी, सरकार नहीं आई होगी। ये कैसा तर्क है कि सरकार रजिस्ट्रेशन करे? नहीं हो सबको सकता है। पता है कि कोई भी संस्थान अगर बनाना है उसके रजिस्ट्रेशन सरकार से करवाने नहीं हो अलग-अलग सकता। डिपार्टमेंट से लेने। अरे हो सकता है रिजवी भाई के घर सरकार के लोग गए हो सकता है इनकी इतनी पहुंच हो ना इनको जाना पड़ा हो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तलहा रश्दी, अच्छा, ये भी हमारे एजेंट है। ये हमें नहीं पता था भाई। देखो, तलहा रश्दी, इनके सब गुलाम ना थे ना बनाए जा सकते। कौन गुलामी की बात कर रहा है भाई? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि आपके आगे जो भीड़ है, मजमा है, आप उसे भड़काना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, सवाल बहुत सीरियस है। सवाल अस्तित्व का है, वजूद का है, बका का है, पहचान का है, खाने का है, पीने का है, पहनने का है, रहने का है। सवाल इस बात का भी है, अभी हमारे शिवम भाई कह रहे थे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैध और अवैध, मैंने इससे शुरू में ही डिबेट के कहा कि वैध और अवैध की परिभाषा बता दीजिए, बता नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात पूरी के बच्चे का सवाल होना चाहिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वैध मैं मानता हूँ, चलिए कुछ मदरसे अवैध होंगे, मस्जिद अवैध होंगी, आप बुलडोजर चला रहे हैं तो आर्टिकल ठीक है, आप सभी को रोकता हूं, डिबेट रोकनी पड़ेगी। यहां पर सीधे पटना का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का